हेलो गाइस, दिस इज जीतन, यू आर वाचिंग हियर फिजिक्स एंड रिव्यू। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में। तो बिना किसी संकोच के बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में स्टडी करेंगे। वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है और पावर क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। वेयर इज योर मार्कर? वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में, ठीक है। वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में। तो होने को कुछ भी नहीं इस चैप्टर में। अगर मैं वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में बता दूं, इससे रिलेटेड किसी थ्योरम के बारे में बता दूं, तो पूरी बात खत्म हो जाती है। लेकिन इसी के अंदर क्या कहता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि होता है कोलिजन, संघट जिसे कहा जाता है हिंदी में। वो एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, जिसमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होता है। जिस कारण अगर दो बॉडी कॉन्टैक्ट में आएंगी तो एनर्जी के ट्रांसफर की वजह होने की वजह से वो क्या अपने वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं इंटरेक्ट होने के बाद। तो वो भी हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में, एनर्जी के बारे में, एनर्जी की फॉर्म के बारे में, वर्क एनर्जी कन्वर्जन के बारे में, वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में, कोलिजन के बारे में और पावर के बारे में। ये सब चीजें हम इनके अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं वर्क क्या होता है। वर्क की बेसिक डेफिनेशन ये बताई जाती है कि अगर किसी चीज को तुम डिस्प्लेस नहीं कर रहे हो तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग वहां पर वर्क नहीं हो रहा होगा। ये बचपन से आपने 9th में पढ़ा होगा। तो बेसिकली जो नॉर्मल फॉर्मूला है हम उसके बेसिस पर ही करेंगे। और अगर कहीं इंटीग्रेशन की नीड होगी तो वहां पर फॉर्मूले को कैसे चेंज किया जा सकता है, वो चीज हम समझेंगे। तो ये होता है वर्क। नंबर 1, वर्क। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज displaced as by force a trap, then work done by the force is W is equal to vector F dot vector S, and W is equal to Fs cos theta, where theta is the एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसे इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए ये आपका भूमि है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अगर आप इस पर ऐसे फोर्स लगा रहे हो F, और ये ऑब्जेक्ट ऊपर तो उड़ेगा नहीं, तो डिस्प्लेस होगा इधर। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया, यहाँ तक आ गया है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ, ये हुआ। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, वर्क होना चाहिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है। लेकिन जो फोर्स उसे डिस्प्लेस कर रहा है वो भी देखना है। तो अगर मैं कायदे में देखो तो मैं कहूंगा कि फोर्स वास्तव में इसे डिस्प्लेस नहीं कर रहा है। इस फोर्स के दो कंपोनेंट यहाँ पर होते हैं, थीटा, एक होता है F cos थीटा और एक F sin थीटा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसे धकेल रहा है आगे की ओर। तो जिस कंपोनेंट की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वही कंपोनेंट के मल्टीप्लाई करते हैं। तो वास्तव में ये है F cos थीटा इंटू एस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, F cos थीटा इंटू एस। तो अगर आपको फोर्स दे रखा है तो उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो आप वर्क निकाल सकते हैं। अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ तो वहां पर क्या हुआ, कोई वर्क डन नहीं हुआ। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है 90 डिग्री पर है, इसलिए F sin थीटा का वर्क डन में कोई रोल नहीं है। अगर फोर्स कौन कौन से ले सकते हैं, फोर्स फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, अप्लाइड फोर्स हो सकता है, नॉर्मल फोर्स हो सकता है। तो सभी फोर्सों की वजह से वर्क डन कैलकुलेट करने को कह सकता है। बशर्ते हमें ये याद रहना चाहिए कि यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है थीटा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है थीटा, और हमें वही कंपोनेंट लेना है जो इसका लूंगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए देखो, इसमें तो कोई बात बताने जैसी है ही नहीं। अगर इसका इंटीग्रल फॉर्म लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा, dw बराबर ftx cos थीटा या w बराबर इंटीग्रल ftx cos थीटा, ठीक है। तो अगर इसका हम क्वेश्चन करेंगे और अच्छे समझ लेंगे, अपने बुकलेट निकालो और क्वेश्चन की ओर हाथ हाथ बढ़ते हैं ताकि चीजें और अच्छे समझ में आ जाए। बुकलेट निकालो। बुकलेट आ गई, चलो भाई बुकलेट में देखो। बुकलेट में देखो आप पेज नंबर 53 क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी देखो। आ गए पेज नंबर 53 क्वेश्चन नंबर 1, पढ़ो। गौरव सिंह क्या कह रहा है,
A particle moves from point 1, -1, 2 to 2, 3, 5. When a force F vector is equal to 3i plus 5j plus 4k act on it, calculate the work done by the force. बिल्कुल सही। तो पेज नंबर 53, पेज 53 और क्वेश्चन क्या है 1। क्वेश्चन नंबर हो गया QUESTIN क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1। तो बताओ क्या कह रहा है, 2 पॉइंट रखे हैं, एक पॉइंट रखा है ये जिसका कोऑर्डिनेट है 1, -1, 2 और यहाँ से डिस्प्लेस किया जाता है एक पार्टिकल को दूसरे पॉइंट तक, जिसका पॉइंट क्या है 2, 3, 5। अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। इसके लिए होती है वेक्टर S कह सकते हैं x2 - x1। तो कैसे लिखेंगे 2 - 1 i कैप, कोई दिक्कत हो तो बताना, 3 + 1 j कैप और +5 - 2 ठीक है, कोई दिक्कत। वेक्टर S बराबर 2 में से क्या i कैप +3 और 1 4 j कैप +5 में 2 गया 3 k कैप। फोर्स की वैल्यू दे रखी है वेक्टर F इक्वल टू कितना रखा है 3i कैप +5 j कैप +4 k कैप। और हमें पता है वर्क डन क्या होता है, वर्क डन स्केलर प्रोडक्ट होता है दोनों का F.S। तो कैसे करेंगे F की वैल्यू, तो कितना है 3i कैप +5 j कैप +4 k कैप इंटू वेक्टर S की वैल्यू कितनी है i कैप +4 j कैप +3 k कैप और ये आ गया 3 × 3 + 5 × 4 20 + 4 × 3 12। कोई दिक्कत 4 × 3 15 25 35 जूल। ओ गलती हुई कुछ, ये कितना है आदेश कर दे दिया इन्हें, गलत जोड़ा क्या मैंने, जोड़ा तो सही है। क्या गलती हुई, कोऑर्डिनेट सही लिखे 2 3 5, कोऑर्डिनेट भी सही है, इसकी मल्टीप्लाई सही है, इसने इंटीग्रेशन करा है, इसने गलत ले लिया वेक्टर। हाँ इन्हें गलत वेक्टर लिया, देखो 3 5 5 लिखा है देख लो, इसने फोर्स का थर्ड कंपोनेंट 5 लिया है FZ बोलना है। और इंटीग्रेशन का कोई मतलब नहीं है, हमें पता है स्केलर प्रोडक्ट को कैसे बेहतर से करेंगे, ठीक है। डिस्प्ले समझ में आई गलती है इसकी, हमने क्वेश्चन में कुछ और दे रखा है, ले कुछ और रखा है। तो ये तो जनरल मेथड था जिससे हमें बदला कि ये गया है स्केलर प्रोडक्ट है, तो इसमें हमें वो पता चली जो हम पता थीटा वाला बताना चाहता, थीटा वाली बात जो बताना चाहता हूँ मैं अगले क्वेश्चन पर चलेगी। अगला क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। इसका आंसर ये है भाई, तेज ज्यादा सोचना नहीं। पढ़ो ऑप्शन क्या कह रहा है। A block of mass m lying on the wedge as shown in figure. The block does not slide on the wedge. पेज नंबर ये क्वेश्चन दूसरा है QUESTIN क्वेश्चन नंबर 2। तो ये कह रहा है a block of mass m is lying on a wedge. A block of mass m is lying on a wedge as shown in the figure. The block does not slide on the wedge and while the wedge moves horizontally, अच्छा जी, with the uniform velocity, uniform speed, calculate the work done by the normal reaction on the block during the time wedge moves by a distance s in the horizontal direction। तो एक wedge बना लो, ये ऐसा wedge बन गया जैसे डायग्राम में दे रखा है और इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है जो कि नहीं चल रहा है, ठीक है। बड़ी सीधी सी बात है, हमें पता है नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। किस सरफेस पर, इस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ध्यान समझ लेना क्या। तो ये ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसका मास मेंशन किया है, ठीक है, मास मेंशन किया है और इसका नॉर्मल लगेगा ऐसे। और हमसे पूछा ये नॉर्मल कितना वर्क कर रहा है इस नॉर्मल के। सबसे पहले हमें अपने आप पूछना है कि क्या नॉर्मल फोर्स है, ऑफ है। तो अगर नॉर्मल फोर्स है तो वो वर्क कर सकता है, फिर ने कहा कि ये वेज जो है ये वेज मूव कर रहा है और ये वेज मूव कर रहा है और ये चीज नहीं गिर रही है, ये चीज नहीं गिर रही। तो बड़ी सीधी सी बात है, अगर वेज मूव कर रहा है तो उसको इधर नहीं इधर मूव करना चाहिए ताकि ना गिरे। बात समझ आ रही, इधर मूव करना चाहिए इधर, तो ये वेज इधर की तरफ मूव कर रहा है। आगे क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया, इसने कहा ए ब्लॉक ऑफ मास m is lying on the wedge as shown in the figure. The block does not slide on the wedge while the wedge moves horizontally with the uniform speed. Calculate uniform speed से मूव कर रहा है मतलब acceleration 0 मतलब force 0 है। बात समझ आ रही है। Calculate the work done by the normal reaction on the block during and the time wedge moves by a distance s on the horizontal direction। तो s मूव कर जाता है यहाँ से यहाँ तक, कौन, वेज। और बड़ी सीधी सी बात है, अगर वेज मूव कर रहा है और उस पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका मतलब ऑब्जेक्ट भी मूव करके आपका ऑब्जेक्ट भी यहाँ से यहाँ आ गया, तो एस तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अब देखना ये है
इधर की तरफ कितने फोर्स लग रहे हैं ये हमें देखना है। इधर की तरफ कितने फोर्स लग रहे हैं। तो सबसे बात देखो कि मैंने अभी तुम्हें क्या बताया था, वर्क डन की डेफिनेशन क्या होती है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इनटू एस इनटू cos थीटा। लेकिन थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब आपको देखना है वेज एंगल अगर थीटा मेंशन किया गया है तो वेट कहाँ होता है, नीचे कितना होता है, mg, इतना ही होता है। अब mg के दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से वाला है, mg cos थीटा, mg cos थीटा किधर होता है, mg cos थीटा sin थीटा किधर होते हैं, mg cos थीटा नीचे की तरफ ऐसे mg cos नॉर्मल थीटा, हाँ ऐसे, ये हो गया mg cos थीटा पक्का, हम्म क्योंकि एंगल थीटा होता है। और इधर mg sin थीटा, mg sin थीटा, sin थीटा, करेक्ट, बिल्कुल सही है। अब देखना क्या है कि हमें निकालना है वर्क डन। वर्क डन हो गया नॉर्मल इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना देखो। अब नॉर्मल में क्या है कि इधर की तरफ नॉर्मल का कौन सा कंपोनेंट आएगा, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये एंगल कितना होगा, पता जा सकता है ये एंगल कितना होगा, बताओ बताओ, ये एंगल कितना होगा, कितना होगा, पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, ये पूरा 90 माइनस ये थीटा हो गया, थीटा है तो ये थीटा एकांतर कोण होगा थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 90 माइनस थीटा। इसका मतलब इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा इधर, n cos 90 माइनस थीटा इस पर अप्लाई हो रहा होगा, कोई दिक्कत। सो वर्क डन W इक्वल टू कितना होता है, F इंटू एस इंटू cos थीटा, ठीक है ठीक। वर्क डन और इसके बीच में डिस्टेंस निकाल दिया। W इक्वल टू फोर्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसमें वेट का कोई कंपोनेंट सपोर्ट करेगा, वेट का कोई कंपोनेंट सपोर्ट करेगा इसके गिरने में। नॉर्मल mg cos थीटा बराबर नहीं होगा, वेट अभी देखते हैं ये कितना आ गया, फोर्स वैल्यू तो कितनी है, n cos थीटा, समझ आए, फोर्स तो इतना लग गया 90 माइनस थीटा, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है अब, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू रख दी, डिस्प्लेसमेंट कितना है ऐसा रख दिया, और हमें बैलेंस से दिख रहा है n की वैल्यू इसके बराबर है, n इक्वल टू कितना है mg cos थीटा, ये मान याद रखो। W इक्वल टू कितना है mg cos थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा sin थीटा इंटू s, W इक्वल टू कितना है mgs cos थीटा इंटू sin थीटा, ठीक है। तो इसमें इतना अचरज क्या था, मतलब क्या दिक्कत है, दिक्कत तो कुछ भी नहीं थी, बस ये देखा था कि एंगल हम किसके बीच में लेना होता है, एंगल हमेशा इसके बीच में लेना होता है। अगर आप जैसे मैंने अभी कंपोनेंट दिखाया, अगर तुम्हें कंपोनेंट लेने का मतलब नहीं है पता, तो आपको डायरेक्ट ये पता होना चाहिए W का फॉर्मूला कितना होता है, FS cos थीटा, FS cos थीटा, फोर्स कितना है नॉर्मल, डिस्प्लेसमेंट कितना है S, इनके बीच का एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो आप डायरेक्ट ऐसे लेते हैं, समझ, नॉर्मल फॉर्मूले में डायरेक्ट रख दो, या ऐसे घुमा घुमा के जो बताना चाह रहा हूँ, वास्तव में ये फोर्स का कंपोनेंट होता है जिसके अलाउंग होता है, वास्तव में फोर्स का कंपोनेंट होता है जो उसके अलाउंग होता है। तो इस क्वेश्चन को तुम खुद भी करने की कोशिश करना, ये था इजी, कुछ नहीं करना था, बाद में नॉन n की वैल्यू रखनी थी, अब पता कैसे लगा रखनी है, ऑप्शन में दे रखा होगा, अगर नॉर्मल नहीं दिया होगा तो उसकी वैल्यू दी होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे और समझ जाएंगे क्या आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन एनर्जी से रिलेटेड है, तो उसका मैं पोटेंशियल एनर्जी मेंशन कर देता हूँ, पढ़ा देता हूँ थोड़ा, और देखता हूँ कहीं वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन पर कोई क्वेश्चन हुआ तो। नहीं बोलता रहा हूँ, उस तरीके से दिया नहीं है, चलो आगे मिलेगा तो करेंगे, ठीक है भाई। इस पे चलते हैं आगे की और मैं एनर्जी का बताया दूँ एनर्जी कितने टाइप की होती है। वर्क डन में ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं आएगा, ज़्यादातर या तो बैलेंस करने को आएगा, या ऐसी कोई सिचुएशन देगा जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि एंगल कितना लिया जाए, तो आपको एंगल खुद कैलकुलेट करना है, किस किसके बीच का, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। तो लो देखो, अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है इसमें देख लेना, दोनों बराबर करना। पढ़ते हैं हम एनर्जी के बारे में, किसके बारे में, हैशटैग एनर्जी। एनर्जी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। दो टाइप की एनर्जी हो सकती है, नंबर 1 कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, नंबर 2
पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक का फॉर्मूला कितना होता है 1/2 mv² या 1/2 m dx/dt का होल स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है U = mgh। इसे वास्तव में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब बात आती है ये आपस में कंजर्व मतलब आपस में चेंज हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी फिजिकल फिनोमेना के दौरान, क्लासिकल मैकेनिक्स के दौरान कोई भी फिनोमेना चल रहा हो, उसके अंदर टोटल एनर्जी जो होगी वो कंजर्व रहती है। टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी विल बी E = T + V। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ये बढ़ दो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh। ये कांस्टेंट रहेगा। इसको एक क्लासिकल एग्जांपल समझ सकते हैं। मान लीजिए ये दीवार थी जहां से आपने बॉल को फेंका। जब आप बॉल को यहाँ से फेंक रहे होंगे तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई कितनी है? h है। जब ऊंचाई यहाँ पर h है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। क्या होगी? मैक्सिमम। लेकिन ये बॉल जब नीचे गिरेगी, यहाँ पर पहुंचे होगी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें पता चलेगा वेलोसिटी बढ़ रही है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? मिनिमम। काइनेटिक एनर्जी कैसी है? मिनिमम है। लेकिन जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी कुछ आ गई इसमें और पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ आ गई, तो ओवरऑल एनर्जी जो है जीरो रहेगी, और सॉरी कांस्टेंट रहेगी। अब जब ये चीज नीचे जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। जब जोड़ेंगे तो ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? क्या बना के लिखेंगे इसे? इन एवरी फिनोमेना एवरी का मतलब सिर्फ क्लासिकल में चल रहा है। द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व। सो अगर हम इंडिविजुअल लगाना चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ऐसे कहेंगे 1/2 m1u1² प्लस 1/2 m2u2² बराबर 1/2 m1v1² प्लस 1/2 m2v2²। और इस कंजर्वेशन प्रिंसिपल की हेल्प से हम बहुत बड़े से बड़े सवालों को कर सकते हैं, बशर्ते आपको याद रखना है कि उस दौरान आप रेफरेंस पॉइंट क्या ले रहे हैं। रेफरेंस इन द सेंस, यहाँ पर मैंने कहा है जमीन को रेफरेंस, इसलिए मैं यहाँ से ऊंचाई ले रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी में कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी हो रही है। अगर मैं रेफरेंस ऊपर लेता तो मैं क्या करता, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानता, जीरो मानता और काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम मानता और बोलते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती, मतलब जस्ट अपोजिट हो जाता। हाइट में ऊपर से लेना शुरू कर देता। तो ये रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि आप बोलेंगे जमीन नीचे है तो हम जमीन से ही हाइट लेना शुरू करेंगे। अगर आपका मन कर रहा है तो आप बोर्ड से भी लेना शुरू कर सकते हैं। तो हमें हाइट कहाँ से लेना शुरू कर सकते हैं? बोर्ड से लेना शुरू कर सकते हैं। मैंने डायग्राम यहाँ से लेना शुरू करा है, जमीन से लेना शुरू नहीं करा है। तो आपकी इच्छा है कि आप कहाँ से लेना शुरू करते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं और काइनेटिक एनर्जी को 1/2 mv² डिनोट करते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं और जिसको बहुत अच्छा कंसेप्ट करना हो मैकेनिक्स का तो एच.सी. वर्मा के न्यूमेरिकल वो कर सकता है, क्योंकि वही बेसिक न्यूमेरिकल एडवांस लेवल में थोड़ा ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं। जैसे थोड़ा और बताना चाहूँ मैं, गौरव सिंह आप बताना चाहेंगे फॉर्मूला कहाँ से आया है? ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला कहाँ से आया बताना चाहेंगे चमन सिंह जी आप? चमन सिंह जी बताना चाहेंगे फॉर्मूला कहाँ से आया है? पता नहीं भैया, पता नहीं। नहीं बताते हैं आपको। चलो अच्छे से बताते हैं आपको। कुछ अर्थ तो नहीं है बताने का, तब भी बता देते हैं, क्योंकि थोड़ा पढ़ाने में तभी मजा आता है जब पढ़ाई से अलग निकल जाए, और जब तक मजा नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा।
तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, तो कोशिश करें आप जरा कि वो आपको समझ में आ जाए, बशर्ते हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, हैशटैग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी क्या होती है पहले समझेंगे। हमेशा जनरल बात है, बहुत ही जनरल बात है कि ग्रेविटेशनल एक फील्ड है। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि मैं जब बहुत डीप चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ तो कंपटीशन के लहजे से अच्छी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो कहाँ से आई है ना, ज़रूरी नहीं है कंपटीशन में इसका योगदान हो। और लेक्चर में वजन तभी आता है जब ऐसी चीज़ों का उद्गम को बताया जाता है। ग्रेविटेशन एक फील्ड है। क्या है? ग्रेविटेशन एक फील्ड है। ये फील्ड जो हो सकता है किसी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि ये फील्ड ऑप्टिकल हो सकता है, ये फील्ड थर्मल हो सकता है, ये फील्ड इलेक्ट्रिक हो सकता है, ये फील्ड ग्रेविटी हो सकता है। दैट्स यू कैन से कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी, ये सब चीज़ हमने सुना होगा आप लोग। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको कूलाम पोटेंशियल के बारे में बताया था, वहां मैंने आपको प्रूफ करवाया था U इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये होता है आपका कूलाम पोटेंशियल एनर्जी। कूलम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसकी डेफिनेशन ये होती है, जब कभी कूलम फोर्स के अगेंस्ट दो चार्जों को लाया जाता है तो लाने में जो वर्क किया जाता है उसे कहते हैं कूलम्बिक पोटेंशियल एनर्जी। उसे ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आपका एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है Q1 और यहाँ पर आप इस पर पास यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर एक फील्ड क्रिएट कर रहा हुआ है जिसका नाम होगा E और उसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से मैं दूसरे चार्ज को लेकर आता हूँ और उसको यहाँ पर लाने बनाता हूँ Q2 और देखता हूँ कि कितना वर्क पर जाता है किया जाता है यहाँ तक लाने में, इस सिस्टम को बनाने में। तो वर्क निकालना W इक्वल टू V क्यू फॉर्मूला होता है। इस फील्ड की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल जो आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R, यही तो आ रहा होगा इंटू Q2। W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। इंटीग्रल मेथड भी है, पर उसका भी योगदान नहीं था क्योंकि ये पढ़ाना नहीं। तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी, किसी फील्ड के अगेंस्ट सिस्टम को बनाने में जो वर्क करना पड़ता है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है रेस्पेक्टिव। अब समझेंगे इस बात को। मान लीजिए अर्थ है, क्या है? अर्थ है। तो अर्थ जो है, अर्थ में उसके अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें अगेंस्ट वर्क करना पड़े, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे चमन सिंह जी पूछूं, ये प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन को पास ला रहे हैं, तब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, या इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन के पास ला रहे हैं, प्लस प्लस की चीज को पास ला रहे हैं और प्लस माइनस की चीज को पास ला रहे हैं, तो बताओ कब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी? इस केस में, इस केस में? वाले केस में गौरव सिंह, इस वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, इस वाले केस में सिस्टम की ऊपर में। कैसे है भाई? क्यों? क्योंकि पोटेंशियल अगेंस्ट करनी पड़ रही है, अगेंस्ट वर्क करना। क्या होता है? अगेंस्ट वर्क करना। तो जब हम वर्क करते हैं अगेंस्ट, वो अगेंस्ट किया गया वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज अ वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज अ वर्क डन। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द फील्ड। तो याद रखेंगे, एम्प्लाइज पोटेंशियल एनर्जी is work done against the field, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आपका अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ सरफेस है। क्या है? अर्थ सरफेस, EARTH, अर्थ सरफेस, ठीक है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा था, मैंने उससे कहा तुम पर कितना फोर्स लग रहा है? बोले जी mg लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? mg। मैंने कहा तुम्हें मैं उठाना चाहता हूँ, तो कितना बल लगाऊं? उन्होंने कहा आप मेरे ऊपर mg से ज्यादा फोर्स लगाओगे तो मैं तुरंत से उठूंगा, mg के बराबर फोर्स लगाओगे तो नियत वेग से उठूंगा, पर एटलीस्ट mg लगाना जरूरी है। तो हमने कहा हमें तुरंत नहीं चाहिए, हम आपको mg फोर्स लगाएंगे, आप ऊपर यहाँ तक चलो। कहाँ तक? यहाँ तक। तो मैं mg फोर्स लगाकर इसे ऊपर ले आ रहा हूँ ग्रेविटी के अगेंस्ट। कितनी ऊंचाई तक? h तक ले आ रहा हूँ। और मैंने देखा फोर्स लग रहा है नीचे। कितना फोर्स लग रहा है? नीचे। और डिस्प्लेसमेंट है ऊपर। एंगल है 180 डिग्री। तो वर्क डन होगा W इक्वल टू F इंटू S इंटू कोस 180 डिग्री। फोर्स कितना है? mg इंटू कितना है? h। कोस 180
-1, इसका मतलब ये होगा माइनस का mgh w स्क्वायर। ये वर्क डन हमने किया है सिस्टम में, बात समझना थी। ये फॉर्मूला याद है, और नेगेटिव साइन क्या करता है, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। वास्तव में mgh जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो दिखा रहा होता है उस सिस्टम को वहां तक पहुंचाने में कितना कार्य किया। ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि हम पूरी चीज को मेंशन कर रहे हैं कि हाँ ये अर्थ है, यहाँ मैंने अर्थ का अगेंस्ट वर्क किया है, ये सब चीज मैंने। लेकिन अगर किसी सिस्टम किसी क्वेश्चन के दौरान हम अर्थ को ना लेते हुए जस्ट रेफरेंस किसी ऑब्जेक्ट को लेने लग जाते हैं, तब वहां पर हम नॉर्मली पोटेंशियल एनर्जी का मोड लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? मोड की भाई इतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है। तो ये होता है वास्तव में, आप याद रखेंगे ये नॉर्मल वर्ड नहीं होता है। ठीक, अब समझते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। किसके बारे में? वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में समझते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। ठीक, हैशटैग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है, अगर ये भूमि है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है और मैं ऑब्जेक्ट से कहता हूँ कि मैं तुम पर फोर्स लगा रहा हूँ, तुम्हें चलना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट चलकर यहाँ तक पहुंच जाता है, तो हम देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट चलकर यहाँ तक पहुंचा होगा तो उस दौरान वो मोशन में रहा होगा। उसका एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, ये मान सकता हूँ, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। क्या होगी? कुछ वेलोसिटी होगी। तो मान लिया उसकी यहाँ पर वेलोसिटी फोर्स की वजह से u थी और यहाँ पर वेलोसिटी फोर्स की वजह से v है, चेंज्ड है, और v का डिस्प्लेसमेंट s है। तब क्या होगा आप समझेंगे। लेट एनी ऑब्जेक्ट which have initial velocity u is displaced under the force f, and its velocity become v, then by third equation of motion कितनी होती है? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s 1/2 m से मल्टीप्लाई करने पर 1/2 m से दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करने पर इसे कहते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसे कहते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, m में इंटू एस, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसको m में कहते हैं f इंटू एस इक्वल टू w हो जाएगा। तो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के चेंजेस के बराबर होता है, इसे वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। इसका मतलब अगर किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आएगा तो वही शो कर रहा होगा उस पर कितना वर्क किया गया। अर्थात सिंपलेस्ट वे में अगर ऐसा कहा जाए, किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 56 जूल थी, अचानक उस पर फोर्स लगाया गया, उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 60 जूल हुई, तो बताओ उस पर कितना वर्क किया गया। तो आप कितने तीतर बढ़ा लें, बड़ा हो जाएगा सवाल, जबकि सिंपली आपको दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। इट्स मीन, तो यहीं पर ऊपर लिख दे रहा हूँ, समझेंगे। समझ में क्या लिखा हुआ है? ठीक, देखो क्या लिखा है, ये लिखा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या लिखा है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट द वर्क डन। क्या लिखा है? हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या है? के फाइनल और के इनिशियल, के फाइनल और के इनिशियल, के फाइनल और के इनिशियल। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट द वर्क डन एम्प्लाइज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट द वर्क डन, the work done over it. So we can say according to work energy theorem, सिंपल टर्म में लिखना हो, डेल्टा के इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। समझ आ रही? और ये कंसेप्ट मैंने यूज करा है आपका, बताओ कौन सी वाली बुक में? वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करवाया है मैंने, आप बताओ, ये आपको बताना है कौन सी बुक में यूज करा है मैंने इसका, बताओ। अगर आप नोट करते हैं अच्छे से, अगर आप पढ़ते हैं अच्छे से, तो आप बताओ
बताओ मुझे मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम का कौन सी बुक में यूज किया है? वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क एनर्जी थ्योरम का कौन सी बुक में यूज किया है? बहुत वेस्ट होती है। कई जगह यूज हुआ है वो तो भी। अच्छा, मैंने कई जगह यूज कर दिया इसका। हाँ आपने बताओ बताओ कहाँ कहाँ यूज करा बताओ। मतलब क्वेश्चन में तो खो गया था कल आपने एक आध किताब पढ़ा हो। मैंने जब रिलेटिविटी में ई बराबर mc स्क्वायर प्रूफ करा है, तो आप कहीं देखें उसके प्रूफ में मैंने जिंदा बीच में लिखा है बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। और तब मैं यार कितनी इंक वेस्ट हो रही है, शिट क्या क्या हुआ इसमें? ढक्कन वो हिलने से ढक्कन ऊपर आ जाती होगी। मुझे ऐसा लग रहा है ये इंक डिब्बी उल्टी रखी थी। बेटा इसे बेकार मत करो, तुम तो ऐसा सोच रहे हो फ्री की है, गलत बात होता है ऐसे इंक वेस्ट। सही बता रहा हूँ मैं। भाई मम्मी पापा होते ये कहते खुद कमाएगा तब आटे दाल का भाव पता चलेगा। सही बात। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन के बारे में समझ में आ गया होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि समझना कि जो वर्क डन है वो एनर्जी की ही फॉर्म है। मतलब वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज हो सकता है, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज हो सकता है। बहरहाल किसी भी फिनोमेना के दौरान आपको जो मैकेनिकल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वो आपकी कंजर्व रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए, ये ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो आप बुकलेट देंगे फिर समझते हैं। इसका ढक्कन देखो, लगा नहीं लगा, देखो सीधा इससे जरूर सीधा चेक कर लेना ठीक से। बंदी हाँ ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर कहा गया है, पेज नंबर 53 है, पेज 53 क्वेश्चन 3 है शायद, QES 10 क्वेश्चन 3। पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2/3 लेंथ ऑफ द थिन मेटेलिक चेन ऑफ मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा इज हेल्ड ऑन द स्मूथ टेबल। तो टेबल बना लो एक, ठीक है। अब 2/3 लेंथ जो है चेन की ऊपर रखी हुई है। 2/3 का मतलब क्या है? 2/3 है ना। 2/3 का मतलब क्या हुआ? आधे से ज्यादा हो गया। आधे ज्यादा हुआ नहीं हुआ? आधे ज्यादा 2/3 मतलब आधे ज्यादा नहीं हुआ? बहुत पड़ेगा। तो अगर पूरी मान लेट द लेंथ ऑफ द चेन इज कैपिटल L, तो यहाँ कितनी हो गई? 2L/3। यहाँ कितना हो गया? L/, आधे से क्या कहा? 2/3 ऊपर रखी हुई है, तो है ना क्वेश्चन पढ़ोगा। 2/3 लेंथ ऑफ द थिन मेटेलिक चेन ऑफ मास पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा इज हेल्ड ऑन द स्मूथ टेबल। 2/3 यहाँ है तो यहाँ कितना होगा? L - 2/3, 12/3। इसके मल्टीप्लाई में करो कितना आ गया? 3L - 2L/3, 3L - 2L गया L/3। कोई दिक्कत? यहाँ L/3 आ गया। ठीक, अब ये बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को समझो तब आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कितना सुंदर था। बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है इसका मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि M/L का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है? M/L पर यूनिट लेंथ दे रखा है लैम्डा ऑन द स्मूथ टेबल रिमेनिंग हैंगिंग ऑफ फ्रॉम इट्स एज। इफ द चेन इज released, what will be the speed at the moment when the chain is completely slipped off? क्या बोला इन्हें? देखो इन्हें कहा है बताओ उस समय क्या होगा, क्या चीज? व्हाट विल बी द स्पीड जब ये पूरी तरह स्लिप्ड ऑफ हो जाएगी। तो इन्हें कहा है टेबल जो है थोड़ी ऊंची है, ठीक है। ये चीज जब पूरी तरह नीचे गिर जाएगी, ये चीज जब पूरी तरह नीचे गिर जाएगी तो उस समय चैन की स्पीड क्या होगी, ये सवाल बोला गया। आमतौर पर इसे आप करने की कोशिश करेंगे तो आप अलग ही तरीके से सोचेंगे, पर इसे हम जनरली किससे कर सकते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से भी कर सकते हैं। समझेंगे इस चीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, पहले बताओ। ये जो टंगी हुई चीज है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा बीच में। कहाँ होगा? बीच में। कितनी दूरी पर? L/6 पर। L/3 का आधा क्या होता है? L/6। तो अब देखेंगे यहां तक की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यहां तक की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बताओ कितनी होगी? U बराबर U1 मान लेते हैं। U1 = mgh। ध्यान समझेंगे मास कितना होता है। अब मास पूरे का बताओ कितना होगा? मास पूरे का कितना होगा? M का मान
पूरे मास देखो मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है, मास पर यूनिट लेंथ कितना देखा है बताओ? लैम्डा लेंथ इनटू मतलब बिल्कुल सही। जो मास पर यूनिट लेंथ देखा है वो लैम्डा है, तो लैम्डा की अगर तुम लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ कितनी है L/3, तो L/3 का मास आ गया, कोई दिक्कत? इस पूरे का मास आ गया। ग्रेविटी जी रहेगी। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है यहाँ तक की लेनी है, कितनी? h। ठीक, अब रेफरेंस में ले रहा हूँ ऊपर से, कहाँ ले रहा हूँ? ऊपर से। तो मैंने नेगेटिव साइन दे दिया, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस की लैम्डा LGH/3। बात समझ आ रही? जब ये चेन नीचे गिरती आएगी, जब ये चेन नीचे गिरेगी, जब पूरी चेन नीचे गिर जाएगी तब उसकी स्पीड पूछी गई है। जब पूरी चेन नीचे लटक जाएगी तो उस समय उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? बीचों बीच होगा, मतलब कहाँ पर होगा? L/2 पर होगा, कोई दिक्कत? When the chain is totally falling down, तो कितना होगा? U फाइनल U2 इक्वल टू mgh, वही लगाया जाएगा। m की वैल्यू कितनी? लैम्डा L/2 इंटू जी इंटू मास तो पूरा लेना है यार, मास तो पूरे का लेंगे नहीं, मास है ना ये तो, हाइट लेनी है L/2। समझ में आया क्या? माइनस का लैम्डा LGH, सॉरी यहाँ भी L स्क्वायर है क्या? तुमने यहाँ हाइट ली कहाँ है यार? तुम करेक्ट करो क्या रहे हो तुम? L/6 लो ना यहाँ पे। हाइट कितनी है? L/6 6 18 L स्क्वायर। ठीक, यहाँ भी कितना होगा? लैम्डा L स्क्वायर जी/2। बात समझ आ गई? तो पोटेंशियल एनर्जी पहले इतनी थी, बाद में इतनी थी, तो तुम बताओ ये वाली पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? मैग्नीट्यूड के फॉर्म में भी देखो तो कौन सी ज्यादा है? कौन ज्यादा है? ये वाली पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। तो जब हम देखें कुल मिला के चेन जब लटकी हुई थी और जब चेन पूरी नीचे गिर गई थी, दोनों स्थितियों में पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव आया है। क्या है? बदलाव आया है। और कायदे में हम देखें तो आप देखेंगे, सर मैं समझना आप तुम्हें, ये सब वाली स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी जो है ये जितनी भी है ये नेगेटिव साइन के साथ लिखी हुई है। ठीक, इसका मान ज्यादा होगा या इसका मान ज्यादा होगा बताओ? तो वैसे तो नीचे वाले रहते, इसका मान ज्यादा होगा, इसका मान ज्यादा होगा, इसका मान ज्यादा होगा। और मैग्नीट्यूड से देखे तो मैग्नीट्यूड से देखें तो इसका मान कम होगा, मतलब वैसे साइन से देखें तो इसका मान कम होगा, और साइन से देखें तो ज्यादा होगा। अब हमें साइन क्या हो तो रेफरेंस को बता रहा है, साइन क्या बता रहा है? रेफरेंस को बता रहा है। तो मैग्नीट्यूड में ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ थी और आगे जाके पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। देखो कम ही हो गई, 18 से इतनी कम हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंजिंग आई है, पोटेंशियल एनर्जी में जो बदलाव आया है, कि पोटेंशियल कम क्यों हो गई भाई? क्योंकि सिस्टम को क्या मिल रही है? काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। क्या मिल रही है? काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। तो इस पोटेंशियल एनर्जी के चेंज की बराबर ही काइनेटिक एनर्जी मिलेगी सिस्टम को। बात समझ आ रही? नहीं समझा क्या कहा मैंने कहा पहले पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम है और पहले पोटेंशियल एनर्जी कम है और सॉरी ज्यादा है, उस ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी को क्या हो जाएगा? कम होना शुरू कर देगा। अगर तुम नीचे से भी रेफरेंस लो, समझा से नीचे से देखो जरा तुम जमीन से, तो जमीन से ये पहले से यहाँ थी, धीरे धीरे नीचे गिर रही है, तो ऊंचाई कम नहीं हो रही है, तो यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। ऊपर से क्या रेफरेंस दिया है? रीजन क्या है कि हम हाइट नीचे से ले नहीं सकते क्योंकि हमें पता नहीं चैन कहाँ तक रखी है, मेज कहाँ तक रखी है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? ऊपर से रेफरेंस लाइन ले रहे हैं। जहां से भी आप रेफरेंस लाइन लेंगे वहां से आप दिखा देंगे, और नीचे से अगेंस्ट है इसलिए हमने नेगेटिव साइन दिखाते हैं। ठीक है, देखेंगे इन दिस केस एम्प्लाइज द चैन get the kinetic energy equal to the difference of potential energy, बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? वो तो मान लो 1/2m v स्क्वायर बराबर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। देखो कितना है, ये वाला ज्यादा है ना, लैम्डा L स्क्वायर G अपॉन 18 प्लस सॉरी माइनस लैम्डा L स्क्वायर G/2 1/2। लेंथ कितना है? म्यू है, कोई दिक्कत? सॉरी म्यू नहीं, क्या देखा? लैम्डा कितने रखे? लैम्डा v स्क्वायर इक्वल टू घटाओ 18 कितना आएगा? आएगा टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लो लगाया इनने, और आपकी फाइनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितनी आई? 18 घटाओ, यहाँ पे आएगा लैम्डा L स्क्वायर जी, यहाँ कितना आएगा? 2 में 9 आएगा क्या?
9 लैम्डा एल स्क्वायर जी, वो तो मोड ले लेंगे, बताओ कितना है, सोल्व करो। 9 में से क्या, -8 8 -8 एल स्क्वायर जी बाई 18 और अपॉन 2 इंटू लैम्डा स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालना है, तो पोटेंशियल चेंज में जो ज़्यादा होगा ज़्यादा में से कम घटा देना। अगर इसमें कंफ्यूजन आ रही है तो ज़्यादा में से कम घटा दो डायरेक्टली, साइन में दिक्कत आ रही है क्योंकि हमें ये तो पता है ना पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रही है, कमी हो रही है, और पोटेंशियल कमी तो हमें क्या दे रही है, काइनेटिक एनर्जी वो दे रहा है, बात समझ आ रही है। तो ज़्यादा कौन सा है, लैम्डा एल स्क्वायर बाय जी बाई 2, और वहाँ कितना है, लैम्डा एल स्क्वायर जी बाई 18, तो कितना आ गया 18 2 में 18 है, 9 लैम्डा एल स्क्वायर जी माइनस लैम्डा एल स्क्वायर जी बराबर कितना आ गया 8 लैम्डा एल स्क्वायर जी बाई 18, 4 दूनी 2 चौक 8 2 में 18 इक्वल टू 4 लैम्डा एल स्क्वायर जी बाई 9 लैम्डा एल स्क्वायर जी लैम्डा एल है। ठीक, कुछ कट रहा है, लैम्डा एल से लैम्डा एल कैंसिल हो गया, सही है, निकल जाएगा, कैंसिल हो गया। बताओ कितना बचा, वी स्क्वायर इक्वल टू 8 कितना बचा मन, 8 LG, वी स्क्वायर इक्वल टू 8 इस 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 4 दूनी हो जाएगा 8, नीचे बचेगा 9 और एल स्क्वायर 9। देखो मैच करो आंसर से यार, सही है, सही है, ये क्या चीज है, जी है नहीं, जी तो है ये, ठीक ठीक ठीक, ये हो गया जी। बताओ कितना है, एम लाइज वी स्क्वायर इक्वल टू 4 दूनी 8 एल जी अपॉन 9, ये आपका आंसर। कुल मिला के एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से किया जा सकता था, मैं यही बता रहा था, बात समझ आ गई। ठीक, अगला ऑप्शन देखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, डस्टर दूसरा है कि वो वाला डस्टर कहाँ से जल्दी मिट जाता है, ये रहा, मेरे बैग में भी डस्टर है, नया निकाल, ऊपर वाले चैन में होगा, देखो मिला, है नहीं देख नहीं, तो अंदर देखो, किताब के अंदर होगा, अंदर किसी किताब के अंदर होगा, नहीं और बहुत अच्छा सा है, छोटा सा थर्माकोल का, सब तो नीचे वाले में देखो, ये कोई डस्टर हो, मैं देखते हैं उसका एक्सपेरिमेंट करके मिटाता है नहीं मिटाता है, मिटाया तो बढ़िया, बड़े मिटाएगा क्या, मेरी उम्मीद है को खराब उतरेगा, अब तो मिट गया था पता नहीं चला, आगे देखते हैं काम करेगा नहीं करेगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल करता है। बताओ पेज नंबर 54, पेज है आपका 54, क्वेश्चन है आपका 4 बोलो भाई, पेज नंबर देखते हैं जरा, मिटा के काम कर रहा है नहीं कर रहा, इसे मिटा के देखते हैं। वेरी गुड, सही काम कर रहा है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4। बताओ भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन। A small object is released at the top of the smooth fixed sphere due to which slides on the surface for the time and then breaks off, leaves the surface sphere. Calculate the angle with upward vertical at the position where object leaves the sphere. तो आपको बताना है कि आपके पास हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर कोई गुटका रखा हुआ है। इस क्वेश्चन को लैग्रेंजियन मेथड से सोल्व कर सकते हैं, इंटीग्रल मेथड से सोल्व कर सकते हैं, और सबसे हल्का है कि आप एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से सोल्व करें। यहाँ पर जो किया गया है वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ की मदद से सोल्व किया गया है, तो आप भी इसी की मदद से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन दे रखा है हेमिस्फीयर बनाओ, ये आपका हेमिस्फीयर हो गया। इस हेमिस्फीयर के ऊपर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और बोल रहे हैं इसे धकेला जाता है, जब ये यहाँ पर आ जाए उस दौरान जब ये बिल्कुल छूटने वाला हो, क्योंकि यहाँ से कभी ना कभी तो गिरेगा, जब ये गिरने वाला तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये v पूछा गया। शायद वेलोसिटी पूछी, क्या पूछा,
कैलकुलेट द एंगल कैलकुलेट एंगल, इसका मतलब ये अगर ये सेंटर है तो ये एंगल पूछ रहा है कि जब जब गिर जाए, ये आर होगा तो पता है ये भी आर होगा, ये वाला एंगल पूछ रहा है। ठीक, इतना समझ आ रही? ठीक, तो सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है। अब नॉर्मली मैं ये करूंगा, साइन लेके नहीं चल रहा, तुम लोग भी साइन लेके नहीं चलना, तुम खुद पता चल जाएगा कि कहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं। जनरली करना क्या, पोटेंशियल एनर्जी चेंज को काइनेटिक एनर्जी बराबर रखना है, पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को काइनेटिक एनर्जी बराबर रखना है। जब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u 0 है और यहाँ पर कुछ है तो सीधी सी बात है यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज होगी, तभी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मल कैपिटल एन मान लो, यहाँ भी नॉर्मल को कुछ मान लो, एन मान लो, ऐसे में बराबर तो होगा नहीं तो एन नहीं मानता मैं। तो अब करना क्या है, आपको देखना यह है कि यहाँ पर इसकी ऊंचाई और यहाँ पर इसकी ऊंचाई में डिफरेंस कितना है, ये देखो। अच्छा ये आर है, ये आर है, तो अगर आप ट्राइंगल यहाँ पर लगाएंगे तो ये आर कोस थीटा आ जाएगा आपका, देखो। या तो आप ट्राइंगल लगा लो, साइन थीटा कोस थीटा लगा लो, ये आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान के डायरेक्ट निकाल दो। ठीक है, बात समझ आ रही है? अगर ये आर है तो ये आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया आर कोस थीटा, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितना आ गया, आर कोस थीटा आ गया। ठीक, पूरी कितनी थी यहाँ से यहाँ तक का हाइट, आर। तो अगर मैं नीचे से पोटेंशियल का रेफरेंस मानूं, क्या मानूं, इनने पोटेंशियल का रेफरेंस देखो कहाँ से माना है, इनने का द हाईएस्ट डिसेंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू 0 r 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस h माइनस cos थीटा, r cos थीटा। जब पूरे में से इसको घटाएंगे तो ये रेफरेंस मिलेगा। चलो छोड़ो, सोचते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर पोटेंशियल कितनी है, यहाँ पर हाइट बताओ, यहाँ पे m मान लो, इसका ऑब्जेक्ट का मास m। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑफ द ऑब्जेक्ट, यू इनिशियल कितना होता है, mg r, ऊंचाई r है। ठीक है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी u फाइनल इक्वल टू mg r cos थीटा। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा u इक्वल टू कितना है, u फाइनल माइनस u इनिशियल। ज्यादा कौन सा होगा, ज्यादा तो ये वाला है, तो u इनिशियल माइनस u फाइनल कर दो, u इनिशियल माइनस u फाइनल, डेल्टा u इक्वल टू कितना आ गया, mgr माइनस mgr cos थीटा। डेल्टा u कितना आ गया, mgr 1 माइनस cos थीटा। बाय एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, बाय एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, conservation law, this change in potential energy provide kinetic energy, provide kinetic energy। ठीक, तो आपको इस चीज को mv स्क्वायर का अपन r के इक्वल रखना है। दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी समझ आ गया था, ये तो याद रखोगे डेल्टा की वैल्यू कितनी है, सही मिटा रहा है तो। ओके, प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो कितने क्या लिखेंगे, डेल्टा यू इक्वल टू एक बढ़ दो एम जी स्क्वायर, डेल्टा की वैल्यू कितनी है, एम जी आर 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, कुछ भी नहीं कट रहा, एम से एम कट गया, कितना गया 2gr 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, बट वी कैन सपोज when the object is about to slip, then at instant it will follow the dynamics of circular motion। जब वो लुढ़कने वाला हो तो हम मान सकते हैं यहाँ पर सर्कुलर मोशन के डायनामिक्स को फॉलो करेगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि उस पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। जब कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे रोटेट कर रहे होते हैं तो उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो होती है, वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, क्योंकि जब कॉन्टैक्ट से छूटने वाला होगा तो उस समय नॉर्मल फोर्स रिड्यूस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बिल्कुल। बात समझ आ रही है? जब चीज गिरने वाली होती है उसमें नॉर्मल फोर्स खत्म हो जाता है,
नॉर्मल फोर्स जब खत्म हो जाएगा तो उस समय सिर्फ इसका हॉरिजॉन्टल फोर्स हो जाएगा टेंजेंशियल फोर्स, ऐसा टेंजेंशियल फोर्स सिर्फ सर्कुलर मोशन में रहता है। तो उस समय कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि mv²/r जो है, ये mv²/r जो है ये आपको किस चीज से मिलेगा, mv²/r के कौन प्रोवाइड करेगा, कौन सा क्वेश्चन था ये, mv²/r, mg वेट का कंपोनेंट प्रोवाइड करेगा। वेट कितना है यहाँ पे mg, इधर के एंगल थीटा भी, ये थीटा है, ये थीटा है, तो एकांतर कोण से निकालेंगे तो ये कितना आएगा थीटा, तो इधर कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा mg cos थीटा। इसका मतलब वेट का एक कंपोनेंट होगा mg cos थीटा जो इसको प्रेजेंट करेगा, किसे प्रोवाइड करेगा mv² को, mg cos थीटा। बात समझ में आई? ठीक, m से m कट गया, v² वैल्यू कितनी है gr cos थीटा। इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इतनी बात समझ आ रही है? धीरे धीरे फ्लो बन जाएगा, एनर्जी में समझ जाएगा, अभी समझ आएगा। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या निकालना था, v² का मान हमारा तो इस वाली इक्वेशन में कितना है 2gr 1 - cos थीटा इक्वल टू gr cos थीटा। gr से gr कैंसिल हो गया, 2 - 2 cos थीटा इक्वल टू cos थीटा। कितना है 2/3, सही बोलो, देखिए सही है, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। इतना समझ आ गई? जब आपका क्वेश्चन, आप इसके लगभग 10-12 क्वेश्चन कर लेंगे तो क्वेश्चन देखकर समझ जाएंगे कौन सा क्वेश्चन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से होने वाला है। इसी तरीके के क्वेश्चन का एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। देखो ऐसा अगला क्वेश्चन एक और है, गौरव समझ में आया क्वेश्चन? जब तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स अगर हम सर्कुलर मोशन में डायनामिक्स लगा रहे हैं तो अभी केवल किसी ना किसी से तो मिलना चाहिए। वो किससे मिला था, वेट के घटक से मिला था, वेट के घटक से मिला। अब इस क्वेश्चन का होगा पेज नंबर 59, क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा 4 रहता है, पेज नंबर 59, कौन सा नंबर पे देखो, सर्कल वाला कौन सा नंबर क्वेश्चन है 14 ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 ठीक। तो पेज नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर 14 इसमें क्या कह रहा है, इन फिगर ABCD is a channel in a vertical plane, part BCD being a circular arc of the radius r, a bar is released A on the side without friction and without rolling, so that it will complete the loop path if h is greater than 5r/2। इसने कहा कि क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, इन फिगर दिए गए चित्र में ABCD is a channel in a vertical plane, तो ABCD एक चैनल दे रखा है वर्टिकल प्लेन में, एंड BCD being circular with radius small r, a ball is released from A and slides without friction मेंशन किया, ठीक है, डिफरेंट बॉल को नहीं लेना, एंड विदाउट रोलिंग, रोल भी नहीं हो रहा है, so that it will complete the loop path if h is greater than 5r/2। तो एक प्लेन ले लिया हमने, उसके ऊपर ये चित्र दे रखा है, चित्र बना लिया इस तरीके से, ठीक है। ये हाइट दे रखी है, गौरव सिंह समझ में आ रहा है, ये हाइट दे रखी है कितनी है h, तो इन्होंने कहा है इस h हाइट से छोड़ा जाता है, थोड़ा ऊंचा लाना है, अगर इससे ऊंचा नहीं हुआ तो बड़ी सीधी सी बात यहाँ तक पहुंचेगी। हमारी बात पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि यहाँ से अगर किसी की पोटेंशियल एनर्जी इतनी है और रोलिंग विदाउट फ्रिक्शन से कोई चीज गिर रही है तो ज्यादा से ज्यादा वो यहीं तक आ सकती है, उतनी ही ऊंचाई तक, फ्रिक्शन उसकी हाइट को कम कर सकता है और वो उससे ज्यादा कभी नहीं जा सकती। बात समझ रही? ये ठीक ऐसा हो जाएगा कि अगर आप ऑसिलेशन करा रहे हैं किसी को, आपने यहाँ से छोड़ा और वो वहां से इतनी डिस्टेंस से ऊपर निकल गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बात समझ रही? ये तो सिंपल सी बात है कि आपको इससे ज्यादा रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, इससे ज्यादा। अब इस तरह का सर्कुलर आर्क की रेडियस दे रखी है, कितनी है, स्मॉल आर दे रखा है। इनने कहा है कि यहाँ पर प्रूफ करना है हमें कि h का मान ये इसे पूरा पार कर जाए, इसके लिए h का मान हमारा जो है, h का मान 5r/2 से बड़ा होना चाहिए, 5r/2 से बड़ा होना चाहिए। बात समझ आ रही है? तो बहुत सारे तरीके हैं करने के। सबसे पहला तरीका जो इन्होंने करा वो ये करा है कि यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को गिराया जाता है तो वो इस तरीके से गिरेगा और यहाँ पहुंचेगा, तो यहाँ उसकी वेलोसिटी निकालिए। क्या निकालिए? वेलोसिटी। यहाँ पर वेलोसिटी निकालने सबसे सिंपल तरीका क्या है, यहाँ तक की जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पूरी पोटेंशियल एनर्जी
यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। बात समझ आ रही? उस वेलोसिटी से यहाँ पर मैक्सिमम हाइट क्लियर करने के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी। कंडीशन ऑफ द क्रिटिकल वेलोसिटी। यहाँ क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होती है बताओ, पता है? क्रिटिकल वेलोसिटी अगर तुम परसों तरसों पढ़े थे तो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था मैंने, वेलोसिटी होनी चाहिए हमेशा ज्यादा √gr से। वर्टिकल सर्कुलर मोशन जब मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया होगा तो वहां मैंने आपको दो, जब मैंने सर्कुलर मोशन बताया था, दो सर्कुलर मोशन बताए थे, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन मैंने आपको सिर्फ यही कंसेप्ट बताया था। ये भी याद रखना है कि मैक्सिमम पॉइंट को पार करने के लिए √gr से ज्यादा वेलोसिटी होनी चाहिए। ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया कि जब कोई चीज वर्टिकल सर्कुलर मोशन करती है तो वहां पर टॉप पे होते समय सिर्फ mg वेट ही टेंशन दे रहा होता है, mg वेट ही टेंशन दे रहा होता है, और वही mv² अपॉन r के बराबर होता है। mv² अपॉन r का होता है। m से m कट गया, कितना है? gr_v², इसको इधर करा √gr²। तो ये होनी चाहिए आपका टेस्ट वेलोसिटी। बात समझ में आ रही? अगर मैं पूरी चीज को रिड्यूस करूं, सस्ते में ले जाऊं, तो बहुत सस्ता क्या रहेगा कि यहां तक की वेलोसिटी आप ना निकाल कर आप सिर्फ ये निकाल लें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमारी यही तो है फाइनल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझ पाओ जो मैं कहना चाहूँ? वरना तुम किताब के इस बुकलेट के अकॉर्डिंग चल जाना, पूरे यहाँ तक की वेलोसिटी निकालना, फिर यहाँ से ऊपर जाना, ये कर लेना चाहे तुम, ठीक? वरना ये करना, यहाँ तक की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, ठीक है? चेंज इन एम्प्लाइज, समझो बात को क्या कहना चाह रहा हूँ? यहाँ तक की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बराबर।